Hello everyone, my name is Yash Punyan. In this video we are going to look at the solution of the problem Planet Queries 2. Planet Queries 1 ये जो हमारी CACS के प्रॉब्लम सेट के अंदर ग्राफ सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आती है और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक एल्गोरिथम पढ़ेंगे विच इज़ बाइनरी लिफ्टिंग। तो बाइनरी लिफ्टिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एल्गोरिथम हो जाती है हमें, और मतलब कॉन्सेप्ट की तरह हम इस चीज़ को समझेंगे और कैसे हम इसे बची हुई प्रॉब्लम्स में भी या जनरलाइज वे में हम बिल्कुल एक अपनी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व होती है। बाकी आप देखेंगे तो बाइनरी लिफ्टिंग क्या है, काफ़ी एक एडवांस टॉपिक हो जाता है, पर मैं आपको बहुत ईजी तरीके से ये चीज़ पढ़ा दूंगा ताकि आप मतलब ओवरवेल्म ना हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से और आप बहुत इजीली ये कर पाओ, समझ पाओ। आप देखोगे तो मतलब कि आप कोड फोर्सेस वगैरह पर देखोगे तो 2000 या 2100 इस तरह के रेटेड प्रॉब्लम्स में ये कॉन्सेप्ट आता है। तो एक बार को आपको आना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ लिया जाता है। आप थोड़े से एडवांस लेवल के इंटरव्यूज़ में बैठोगे या अच्छे हाई पेइंग इंटरव्यूज़ में आप लोग होते हो तो वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है ये चीज़ें। और बाकी लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर वगैरह जो प्रॉब्लम होती है उसमें सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है बाइनरी लिफ्टिंग। सो मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझा दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लास्ट तक देखना वीडियो, आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट की। बाकी हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखते हैं हमें क्या करना है। हमारे पास कुछ एन नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं और कुछ टेलीपोर्टर्स हैं हमारे पास एम। और फॉर एग्जांपल एक प्लैनेट है और एक प्लैनेट ए है बी। सो ये एक टेलीपोर्टर है। टेलीपोर्टर बस एक वो स्टोरी लाइनअप के लिए है, बाकी हमें पता ही है ये एज है। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो नोड है, हमारे जो वर्टिसेस होती है हमारी किसी भी ग्राफ की। सो ए टू बी हमें जाना है तो हमें कुछ एजेस की हेल्प से वर्टिसेस की हम जा रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि हमें उसके बाद के नंबर ऑफ क्वेरीज जो है वो आंसर करनी होगी। क्वेरीज हमारे पास किस तरह की होंगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है। हम ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, तो पूछा जा सकता है कि ए अपना मतलब कि फर्स्ट स्टेप के बाद कहाँ पे पहुँचेगा? बी पे पहुँचेगा। सेकंड स्टेप के बाद बी पे जाएगा, वो सी पे जाएगा, तो मतलब वो टेलीपोर्ट करके किस प्लैनेट पे लैंड करेगा हमें वो एक्चुअल में बताना है। सो हम देखते हैं, वही बताना है कि किस प्लैनेट पे वो रीच करेगा। हमारी जो इनपुट होगी वो हमें 1 to n हमारे प्लैनेट्स है, ये हमें पता लगा। एन और क्यू हमें स्टार्टिंग में दिया जाएगा, एन इज नंबर ऑफ प्लैनेट्स एंड क्वेरीज। हमारे पास जो सेकंड लाइन ऑफ इंटीजर्स है वो इस तरह से दी जाएगी, T1 T2 टी एंड अप टू Tn। इसका मतलब क्या है कि हाँ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमें 2114। सो हमारा एरे कैसे होता है ये? हाँ, सो इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि द सेकेंड लाइन इज इंटीजर T1 T2 फॉर ईच प्लैनेट, द डेस्टिनेशन ऑफ द टेलीपोर्टर। किसी भी टेलीपोर्टर की डेस्टिनेशन, मतलब कि अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारी डेस्टिनेशन 2 है। इसका फर्स्ट इंडेक्स का मतलब ये है। सेकेंड से 1 हमारे पास साइकिल्स हो सकती है, 3 से 1, 3 से 1 एंड 4 to 4। तो हमें इनपुट में भी यही दिया हुआ है कि हर एक एज से, हर एक जो हमारी वर्टिसेस होगी उससे आउटगोइंग एज हमारे पास जो है, आउटगोइंग एज वो सिर्फ 1 होगी। वी विल हैव ओनली 1 आउटगोइंग एज। एंड हमारे पास इस तरह से सेल्फ लूप वाली एजेस भी हो सकती है। तो हमने इनपुट समझी कि कैसे हम अपने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और एक्चुअल में ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पेरेंट एरे यही काफ़ी होगा जिसे जो हमें बता रहा है कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी। हमें फिर बाद में क्यू लाइन्स होंगी जिसमें हमारे पास दो इंटीजर्स दिए जाएंगे, एक्स एंड के। एक्स इज वो वर्टेक्स, स्टार्टिंग वर्टेक्स, और के टेलीपोर्टर्स के बाद, के प्लैनेट्स को टेलीपोर्ट करने के बाद हम फाइनली किस प्लैनेट पे लैंड करेंगे वो हमें आंसर देना होगा। सो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद बस हमें वही करना है, हर क्वेरी के लिए अपना आंसर प्रिंट करना है। एन और क्यू की वैल्यू जो है वो 10 to the power 5 में हमारी जा रही है, तो वही एडजेसेंसी लिस्ट वाला ग्राफ हमारा होगा, पर वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है तो हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी का ध्यान देना होगा। T5 जो है वो 1 to n है, ये वो सिंपल सी चीज़ है। एक्स भी हमारा 1 to n ही होगा। हमें ऐसा नोड तो देखने के नहीं कि जो नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी ग्राफ में। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, के की वैल्यू 10 to the power 9 में है। सो 10 to the power 9 में है तो मतलब कि हम लॉग एन वाले सॉल्यूशन, वो ओ एन वाले सॉल्यूशन तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि 10 to the power 9 में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी चली गई, तो हमें कुछ लॉग एन में सोचना होगा। बाकी ये 10 to the power 18 भी हो सकता था, 10 to the power 5 भी हो सकता था। इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 10 to the power 9 उन्होंने चूज़ किया। कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में आप देख लोगे 10 to the power 18 भी हो जाता है इसमें कभी कभी। अप्रोच सेम ही रहने वाला है क्योंकि लॉग एन में ही हमारा काम होगा, तो अप्रोच हमारा सेम ही होगा सब चीज़ों के लिए।
बाकी हमने समझा इनपुट और आउटपुट हमारी किस तरीके से। अब देखते हैं कि हम आंसर कैसे करते हैं, अपनी प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करते हैं और लास्ट में हमारे पास सॉल्यूशन अपने आप सामने आ जाएगा। सो प्रॉब्लम एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास n नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं और एग्जैक्टली एक पोर्टल है जो कि हमें दूसरे प्लैनेट पर पहुंचाता है या फिर अपने तक ही पहुंचाता है। मतलब कि एक प्लैनेट स्टार्ट करके हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जा सकते हैं या अपने तरफ ही आ सकते हैं। इससे ज़्यादा ऐसे मल्टीपल एजेस हमारे पास नहीं होंगी, सिर्फ एक ही टेलीपोर्टर होगा हमारा। उसके बाद हमें क्यू क्वेरीज का आंसर देना है, जिसमें कि इफ़ आई स्टार्ट एट अ प्लैनेट ए, वेयर विल आई बी आफ्टर के पोर्टल जम्प्स। के पोर्टल जम्प्स के बाद मैं कहाँ पर हूँगा। जैसे कि ये हमारी इनपुट में ग्राफ दिया हुआ है। हम यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास क्वेरीज है 1 2 3 4 एंड 4 1। सो ये हमारा एक्स है और ये के है। अब देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। हम फर्स्ट से स्टार्ट किए, के नंबर ऑफ टेलीपोर्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट पे हम जाएंगे 2 पे, फिर 2 से हम 1 पे आ जाएंगे, तो इसका आंसर हो गया 1। हम अगेन अब 3 से स्टार्ट किया, हमें 4 प्लैनेट्स पे टेलीपोर्ट करना है। हम फर्स्ट पे 1 पे गए, फिर हम 2 पे गए, फिर 1 पे गए, फिर यहाँ पे साइकिल है तो दोबारा से 2 पे आ गए, तो यहाँ पे हमारा आंसर इस तरह से 2 हो जाएगा। और 4 क्योंकि सेल्फ लूप ही है, ये इस तरह सेल्फ लूप है, तो हम 4 से चाहे यहाँ पे 1 होता है या इन्फिनिटी भी होता तो हम 1 पे ही रह जाते, 4 पे ही रह जाते, तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 आ गया। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं प्रॉब्लम में। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो हमने प्रॉब्लम समझी, अपनी ये पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। आगे देखते हैं कि हम क्यू से सिमुलेट नहीं कर सकते। सिमुलेट का मतलब यहाँ पे है कि हम हर क्वेरीज के लिए काम कर लेते हैं कि लाइक हमारे पास के कुछ वैल्यू आई और हम अपना डीएफएस चला के अपना ट्रैवल्स करके देख लेते हैं कि हम कितने स्टेप्स के बाद कौन से एज पे पहुँचेंगे। कहीं पे हमें साइकिल डिटेक्ट हो जाती है तो हम कैसे काम होगा, तो हम क्यों वो वाला काम नहीं कर सकते। लेट्स से के की वैल्यू 10⁻18 जा रही है, यहाँ पे 10⁻9 है, पर सेम ही सिचुएशन होगी। तो अगर हम सिमुलेट करने की कोशिश करें हर के स्टेप के लिए नाइवली काम करेंगे, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो के टाइम्स क्यू हो जाएगी, तो हमारे पास टी एल ही आएगा ही आएगा। तो हमें कुछ तरीका चाहिए जिससे कि हम जंप कर सके प्लैनेट्स पे फास्टर। प्लैनेट्स पे फास्टर जंप करने का जो कॉन्सेप्ट है वही हमारा बाइनरी लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, पर उस तरफ बिल्डअप करते करते हम पहुँचेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक दूसरी प्रॉब्लम को देखते हैं। मतलब कि बाइनरी लिफ्टिंग को समझाने के लिए, पढ़ने के लिए जो जर्नल हमारी प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, केथ एंसेस्टर की। केथ एंसेस्टर और ये प्लैनेट क्वेरीज 1 जो है बिल्कुल सेम ही प्रॉब्लम है, बस नाम डिफरेंट है। तो हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे, उससे आपको उसका सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा। अब केथ एंसेस्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा 3 का फर्स्ट एंसेस्टर कौन है, 1 है। सेम फोर्थ का फर्स्ट एंसेस्टर 3 है और सेकेंड एंसेस्टर 1 है। सो इस तरीके से इन्हें हम एंसेस्टर बोलते हैं। एंसेस्टर मतलब वही होता है पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, और इस तरह का जो भी हमारी जो चेन आ रही होती है, मैं ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उसमें इसका एंसेस्टर ये होगा, ये होगा, ये होगा, फर्स्ट एंसेस्टर ये होगा, सेकंड एंसेस्टर ये होगा, थर्ड एंसेस्टर ये होगा। तो इस तरीके से हमें केथ एंसेस्टर बताने होंगे। सेम हमारे प्लैनेट क्वेरीज में भी करना है और सेम ही हमें इस वाली प्रॉब्लम में भी करना होता है। तो अब इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ, एक ग्रिड बना लेते हैं। मतलब कि अपनी टेबल में इसे स्टोर करके चलते हैं। मतलब जैसे कि हमने देखा था कि यार सिमुलेट तो हम नहीं कर सकते। सिमुलेट में क्या था, हमारी के टाइम्स क्यू क्वेरीज हो जाती थी कि हर क्यू क्वेरी के लिए हम सिमुलेट करने की कोशिश करते थे, पर वो काम नहीं करेगा। हमें पता लग गया कि यार के की वैल्यू 10⁹ है, क्यू की वैल्यू 10⁵ है, तो ये तो टी एल ही हमें डायरेक्टली दिख गया, हमें कुछ मतलब मैथमेटिकली भी नहीं करना पड़ा उसके लिए। नेक्स्ट, इस तरह की प्रॉब्लम में क्या होता है, जब भी क्यू क्वेरीज वाली प्रॉब्लम होती है हमारी, तो एक और हमारे पास चीज़ होती है कि यार प्री कंप्यूट करें। तो प्री कंप्यूट करें या डीपी स्टेट्स बना ले, तो उसी तरह का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, प्री कंप्यूट कर लेते हैं कि पहले से आंसर स्टोर करके रख लेते हैं कि 4 के लिए हमारे पास पॉसिबल के की वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि के की वैल्यू 1 2 3 ही होने वाली है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो हम क्या करें, 4 के लिए ये वैल्यूज़ पहले से ही स्टोर करके रख ले, सेम 3 के लिए, सेम 2 के लिए, सेम 1 के लिए हम ये कि वैल्यूज़ जो है पहले से स्टोर करके लिख लेते हैं। और जब भी हमें क्वेरीज पूछी जाएंगी तो हम बस इसे अपने टेबल में से लुक करके अपना आंसर दे देंगे। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, ये जो ऊपर हमारे कॉलम्स है ये मेरे नोड्स है। यहाँ पे मैंने नोड्स को रिप्रेजेंट किया और ये हमारे केथ स्टेप है, 1 2 3 से हमने डिपिक्ट किया है। मैंने यहाँ पे वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ की है, आपको समझ में आई चीज़ें इजीली, इसलिए मैंने वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ की है। अब जो फर्स्ट रो है, सिर्फ फर्स्ट रो को समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट रो का मतलब क्या, फर्स्ट एंसेस्टर।
और फर्स्ट एंसेस्टर का मतलब हमारे पास क्या होता है कि डायरेक्ट पेरेंट, डायरेक्ट पेरेंट या पेरेंट पेरेंट एक ही बात होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या मतलब कि पेरेंट हमारा क्या होगा। तो सिंपल, हमारा 2 का पेरेंट कौन है 1, 3 का पेरेंट कौन है 1, 4 का पेरेंट कौन है 3, और 1 का पेरेंट तो 1 ही है क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, तो हम बस 1 का पेरेंट 1 रख देते हैं। सेम हमने देखा 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 1 है हमारा, ऊपर हमने देखा 3 का पेरेंट 1 है, और 4 का पेरेंट जो है वो 3 है। आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियरली समझ में आई होगी। तो फर्स्ट रो को कैलकुलेट करने के लिए हमारी जो ग्राफ की इनपुट है हम उसी से अपनी पेरेंट एरे की हेल्प से कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही आउटगोइंग एज है हमारी हर नोड से, तो पेरेंट एरे से हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपनी फर्स्ट रो को। अब जब सेकेंड रो की बात आती है, जब केथ स्टेप में हम सेकेंड रो की बात करते हैं, तो सेकेंड रो में आप क्या, हम एक स्मार्ट मूव कर सकते हैं। फर्स्ट रो तो हमने डायरेक्टली एरे से बना ली, सेकेंड रो क्या करेगी यार, अगर फोर्थ को चाहिए कि यार मेरा सेकेंड, आप सेकेंड की बात छोड़ो, हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड रो की, थोड़ा सा समझने में ईजी हो, थर्ड एंसेस्टर की। तो फोर्थ बोलेगा यार मेरा जो थर्ड एंसेस्टर है ना वो मेरे पेरेंट का सेकेंड एंसेस्टर होगा। अब ये वाली चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। 4 का पेरेंट है 3, और 3 का अगर जो सेकेंड एंसेस्टर होगा वो ही 4 का थर्ड एंसेस्टर होगा। सेम सिंपल सी बात है कि हम जहाँ पे 4 से 3 पे आए सो वही होगा। मैं आपको थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ है, हमारे पास कुछ इस तरह का अगर ग्राफ आता है और मैं बोलता हूँ कि यार 6 का एंसेस्टर होता है थर्ड एंसेस्टर, तो 6 क्या बोलेगा यार 4 का 6 का थर्ड एंसेस्टर हमें ढूंढना है। तो 6 का पेरेंट कौन है 4, तो 4 का जो सेकेंड एंसेस्टर होगा वही 6 का थर्ड एंसेस्टर होगा। तो 4 क्या बोलेगा मेरा पेरेंट है 2, तो 2 का जो फर्स्ट एंसेस्टर होगा वही मेरा सेकेंड एंसेस्टर होगा, और वही 6 का थर्ड एंसेस्टर होगा। तो 2 का फर्स्ट एंसेस्टर कौन है 1, फर्स्ट एंसेस्टर हमने रो से कैलकुलेट कर ही लिया था, फर्स्ट रो से मतलब जो हमारा पेरेंट एरे था उससे। तो मतलब कि हमने स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप किया, हमने जो प्रीवियस स्टेट्स में हमने फर्स्ट एंसेस्टर सेकंड एंसेस्टर कैलकुलेट किया, हमने उनकी हेल्प से काम किया। हमने ऐसे ही तो किया था, फर्स्ट रो में हमने फर्स्ट एंसेस्टर्स कैलकुलेट किए, सेकंड रो में सेकंड एंसेस्टर कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला अगर जैसे 4 का सेकंड एंसेस्टर कैलकुलेट करना तो 4 बोलेगा मेरा पेरेंट है 3, तो जो 3 का फर्स्ट एंसेस्टर होगा वही मेरा सेकेंड एंसेस्टर होगा। आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी इस वाले एग्जांपल से मैं कैसे बात कर रहा हूँ कि इफ़ आईएथ का हमें पेरेंट निकालना है, आईएथ एंसेस्टर, आईएथ नोड का हमें केएथ एंसेस्टर निकालना है, तो वो i-1 वाले नोड का के मतलब कि जो उसका पेरेंट है, पेरेंट ऑफ आई का k-1th एंसेस्टर होगा। एंड काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, आप थोड़ा सा भी सोच के देखोगे तो यार ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी कि मैं अपना एंसेस्टर, अगर मुझे अपना थर्ड एंसेस्टर ढूंढना, मैं अपना ना करके मैं अपने पेरेंट से बोलूँ कि यार k-1 वाला पेरेंट आप अपना बता दो, जो आपका होगा वही मेरा होगा। सीधी सिंपल सी बात है। आई होप आपको इस वाले एग्जाम्पल से समझ में आई होगी ये वाली चीज़। एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही वाला हमारा काम है, और इसी तरीके से हम क्या है ये वाला डीपी एरे बनाते हैं अपना पूरा काम करते हुए। यही वाली सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, अब k की वैल्यू 10⁹ है, तो अगर हम एरे बना रहे हैं, चलो यहाँ पे हमारे नोड्स आए जो कि 10⁵ थे, मतलब कि यहाँ पे 10⁵ हमारे नोड्स आ गए इस तरीके से 1 लाख नोड्स जो भी हमारे मतलब बैठेंगे यहाँ पे हमारी कॉलम्स हो गए। चलो एक बार को वो भी टैकल हो जाएगा, पर 10⁹ रोज कैसे कैलकुलेट करें अब, हमारा तो डीपी एरे जो होगा वो 10⁹ टाइम्स 10⁵ हो जाएगा। सो वही वाली हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। प्री कंप्यूट करने के लिए हमें एक तरह से ऑफ n² करना पड़ गया, बहुत ज़्यादा हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमने फर्स्ट रो कैलकुलेट किया। अब सेकंड रो कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट की हेल्प चाहिए, थर्ड रो कैलकुलेट करने के लिए हमें सेकंड की हेल्प चाहिए। सो इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते करते ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, हमें टीएलई मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बाइनरी लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है। आई होप ये वाली चीज़ जो अभी तक हमने की थी, कैसे अपने पाथ को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे थे और कैसे हम अपने पेरेंट की हेल्प से अपना एंसेस्टर ढूंढ रहे थे, ये वाली चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सेम आप प्लैनेट क्वेरीज का यहाँ पे कोई वरी मत करना, तो वो बहुत ही मतलब सिमिलर ही बात है, और उसमें आपको एट द एंड आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कैसे अपने पेरेंट एरे की हेल्प से अपना एंसेस्टर निकालना। मैंने सिंपल बोला जो मेरा पेरेंट, अगर मुझे अपना kth एंसेस्टर चाहिए तो मेरे पेरेंट का जो k-1 वाला एंसेस्टर होगा वही मेरा kth एंसेस्टर होगा। उसी की हेल्प से हर रो
अपनी ऊपर वाली रो की हेल्प से अपना डीपी स्टेट बनाती चली जाएगी, मतलब ये जो टेबल है हमारी इसे को कंस्ट्रक्ट करती चली जाएगी और इसके हेल्प से हम अपना प्री कंप्यूट कर लेंगे। पर ये फेल क्यों होगा? क्योंकि के 10⁻9 तक जा सकता है, तो इतना बड़ा एरे कहाँ तक बनाएंगे हम लोग? 10⁻18 भी हो सकती है कभी कभी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ पे कुछ स्मार्ट सोचना होगा। उस स्मार्ट का नाम यहाँ पे बाइनरी लिफ्टिंग होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और अब समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे हेल्पफुल करेगा। ये टेक्निक क्या करता है कि यार जंप करो पावर्स ऑफ 2 में। पावर्स ऑफ 2 में जंप करने का मतलब क्या? अभी हम क्या कह रहे हैं कि हर नोड अपने पेरेंट्स से पूछेगा, फिर अपने पेरेंट्स से, फिर अपने पेरेंट्स से, इस तरीके से हम एक एक जंप कर रहे थे। हम अब क्या बोले कि यार एक जंप ना करके आप पावर ऑफ 2 में जंप करो। पावर ऑफ 2 में जंप करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास के की वैल्यू 13 है, हम 13 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। 2 की पावर में हम, मतलब कि हमें एक चीज़ तो पता है यार, कोई भी नंबर हो उसे 2 की पावर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना आपको बिट पास, ये बिट मैनिपुलेशन आता होगा। हम बिट्स की हेल्प से अपना जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी हेल्प से 2 की पावर के सम से हम हर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने के इज इक्वल्स टू 13 था, सो वो 8 + 4 + 1 हुआ, जिसका मतलब हुआ 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 हमने ऐड किया, उससे हमारा आंसर आ गया। तो अब हम क्या कह रहे हैं यार, के को 10⁻9 तक ना ले जाकर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस को स्टोर करें। मतलब कि जैसे कि हम अभी तक 0, 1, 2, 3 स्टोर कर रहे थे, ऐसा ना करके हम 2 की पावर में इन्हें स्टोर करें। ये कैसे बेनिफिशियल होगा हमारे लिए? हम जंप कर रहे थे अभी एक एक, अब हम जंप करेंगे के की पावर, ये 2 की पावर में। हमारे पास, हमें एट द एंड हमें क्या चाहिए था? सिंपल सी बात, हम बाकी सब कुछ भूलते हैं, हम बस ये सोचते हैं हमें 13 जंप करनी थी ऊपर। अब 13 जंप करें या इस तरीके से जंप करें तो बात तो एक ही है ना। हम 4 + 1 जंप करें या 5 जंप करें, एक ही बात है। ये हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जंप्स हो गई और ये हमारी डायरेक्ट जंप हो गई। तो 5 जंप करें तो 5 जंप्स करनी पड़ेंगी, वरना हम 4 + 1, यहाँ 2 जंप करें, एक बार 4th वाली जंप करें, एक बार 1 वाली जंप करें, तो यहाँ हमारी 2 जंप्स में काम हो गया। यहाँ हमें 5 जंप्स करनी पड़ रही थी एक एक डिस्टेंस की। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से जंप करने वाले काफ़ी जगह यूज़ होता है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कि हम किसी नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं और फिर उससे अपने इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई भी नंबर को हम इस तरह से मॉडिफाई करके। सो हमने एक चीज़ देखी कि हम के को राइट कर सकते हैं सम ऑफ पावर्स ऑफ 2 में। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने एरे को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे जो नोड्स थे वर्टिसेस कॉलम में, वो तो सेम ही रहेंगे। यहाँ पे अब के की वैल्यू जो है वो सम ऑफ पावर में आ जाएगी, मतलब कि 2 की पावर वाली चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। 2 की पावर का मतलब है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमारी 8 हो गई। सो इस तरीके से के हमारा ऐसे हो जाएगा। तो instead of 13 individual steps, we just do 3 jumps. Jump 8 steps, then 4, then 1. बहुत ही सिंपल हो गया यार हमारा, कि हमें यहाँ से 13 जंप्स करनी थी तो हमने मैक्सिमम 8 जंप की, फिर 4, मतलब कि एक जंप की जिसकी लेंथ थी 13, 8, फिर एक और जंप की जिसकी लेंथ थी 4 और एक और जंप की जिसकी लेंथ थी 1। तो ऐसा ना करके, अब जैसे कि ये था हमारे पास 5 वाला जंप्स थी, तो 5 ना करके डायरेक्टली 4 जंप्स की, 4 लेंथ की जंप की और फिर एक लेंथ की जंप की, और जो भी हमारा आंसर आया वो डायरेक्टली आ जाएगा। सो यही वाली चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी होगी। ये जंप्स कैन बी डन इन कॉन्स्टेंट टाइम यूजिंग प्री प्रोसेस डेटा। जैसे हम प्री प्रोसेस कर रहे थे सेम अब भी करेंगे, पर पहले करते थे सिर्फ ऊपर वाली रो की हेल्प से, ऊपर वाली रो से लेते थे और फिर उसकी हेल्प से हम जंप कराते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, हम के जंप्स कर रहे हैं, तो मतलब 2 की पावर के की जंप्स हम करेंगे और उसकी हेल्प से करेंगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर नंबर को 2 की पावर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और हर नंबर को इस तरह से सम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो डायरेक्टली वो ना करके, या आप इस तरह से भी समझ सकते हो, हमने 4 को 1 0 0 रखा, तो हमने देखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 की पावर 2, तो हम बस एक जंप कर रहे हैं 4 की, जहाँ पे हमारी बिट ऑफ है उसमें हम कुछ काम ना करें। जब हमारी सेट बिट आती है तो हम अपना जंप कराएं और अपने आंसर तक पहुँचे। सो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप्स होने वाले हैं। पहला हमारा स्टेप होगा बिल्ड। बिल्ड हमारा एक फंक्शन होगा जिसमें हम अपने एरे को बिल्ड करेंगे। जो हमारा प्री प्रोसेस डेटा था, हम ये यहाँ पे अप नाम देंगे उसे, हम पहले उसे बिल्ड करेंगे और फिर हमारा क्वेरी होगा। दोनों ही स्टेप्स को बहुत अच्छी तरीके से आगे समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, इस नाउ रोज़ में हमारी 2 की पावर आई के आंसर्स हैं।
सेम ही हमारा एरे होने वाला है, बट हमारा क्या है अब 2 की पावर 3 8 इस तरीके से हमारी जो है नोट्स में आंसर होगा। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट जो है प्लैनेट क्वेरीज और इसमें आगे मैं समझा दूंगा, एक ही बात है, बिल्कुल सेम कोड है। एल्गोरिथम देखते हैं हम, मैंने यहाँ पे C++ में लिखा हुआ है, आप चाहो तो जावा पाइथन में आराम से कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट मैंने कोड नहीं लिया हुआ। यहाँ पे हमने पहली चीज़ देखी तो हमारे हेडर्स हो गए, उसके बाद हमने देखा कांस्टेंट लॉग। लॉग का मतलब क्या है, लॉग हमने यहाँ पे 30 लिया, ईच के इज़ अप टू 1। हाँ, मैं ये वाली चीज़ आपको समझाता हूँ। अब हमारे हमें क्या है, जो हमारा टेबल बनना है उसमें ये तो नोड्स हुए, ये तो फिक्स ही होने वाले हैं। यहाँ पे के की वैल्यू है, अब के की वैल्यू क्या है, 10⁻9 है। और आप देखोगे कि अगर हम लॉग की वैल्यू 10 ले, लॉग 10⁻9 या कुछ इस तरह से करें, तो हमारी के की वैल्यू क्या है, 30 के अराउंड, 31 कुछ समथिंग इस तरह से बैठ जाती है। 828 समथिंग। तो मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब है कि हम 30 से अपना काम करवा सकते हैं। लॉग हमारा 30, तो अगर 10⁻18 होता तो हम 60 वैल्यू रख सकते थे। अगर के की वैल्यू हमारी 10⁵ होती, सो हम अपनी जो लॉग है, या इसे मैक्स बोल सकते हैं कि हमारे पास मैक्स कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, ये रोज है हमारे पास। तो यहाँ पे सिर्फ 16 रोज में हमारा काम हो गया होता। सिंपल सी बात है, 2 की पावर 16 जो है वो 10⁵ से बड़ी बैठती है, 2 की पावर 30 जो है वो 10⁻9 से ज़्यादा बैठती है, और 2 की पावर 60 10⁻18 से ज़्यादा बैठती है। तो मतलब कि जस्ट ज़्यादा बैठती है। तो ये क्या हमारा एक सेफ स्कोर होगा कि हम के की वैल्यू 16 ले लें, 30 ले लें या 60 ले लें, तो जैसे भी हमारा टेस्ट केस है उसके हिसाब से। अभी हमें कंस्ट्रेंट में 10⁻9 तक दिया गया, तो हम अपनी के की वैल्यू जो मैक्स है हमारा रोज जो है मैक्स रोज, उसकी वैल्यू हम 30 ले लेते हैं ईच। ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये वेक्टर हमारा अप एरे, मैंने इसका नाम अप रखा है क्योंकि हम एंसेस्टर्स में अप जा रहे हैं। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हो, आप चाहे तो डीपी भी रख सकते हो, बहुत से लोग डीपी रख देते हैं इसका नाम। एंड ये हमारा क्या है, 2D वेक्टर है। इंट हमारा यूपी ऑफ आई, अप ऑफ आई कॉमा जे हमारा क्या बता रहा है, प्लैनेट आफ्टर 2 ऑफ आई जम्प्स फ्रॉम जे। जे हमारे नोड्स हैं, तो जे से जंप करेंगे हम 2 की पावर i, तो हमें वहाँ पे आंसर पता लगेगा। यहाँ पे हमारे पास i है, तो यहाँ पे जो हमारे स्टोर है वो अपने स्टोर क्या किया हुआ है, हमने अपना नोड स्टोर किए हुए हैं कि 2 की पावर i जंप जब जे करेगा, जेथ नोड जब 2 की पावर i जंप करेगा, तो जिस नोड में वो पहुँचेगा वो हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। सिंपल सी बात है, यही चीज़ें हमने समझी थी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले हम बिल्ड करेंगे, जो कि हमने देखा था कि प्री कंप्यूट करेंगे। तो प्री कंप्यूट कर रहे हैं या बिल्ड कर रहे हैं अपने एक जो अप नाम का एरे है उसे हम बिल्ड कर रहे हैं। तो हमने अपना साइज़ लिया विच इज़ एन, पेरेंट का साइज़ है हमारा। पेरेंट से एरे क्या है, हमारे ग्राफ में दिया ही हुआ है, जैसे कि आपने देखा भी तो 2144 समथिंग कुछ इस तरीके से हमें दिया गया था। हमने वो पेरेंट्स का एरे जो है अपना पास किया है। उसके बाद हमने असाइन किया अपनी लॉग, क्योंकि हमारी कितनी रोज होने वाली है, लॉग विच इज़ 30। लॉग बोल रहे हैं, मैक्स बोल लो, बहुत से लोग मैक्स भी बोल देते हैं इस चीज़ को, मैंने लॉग लिख दिया क्योंकि हम लॉग ही तो ले रहे हैं उसका कि कितने नंबर ऑफ रोज हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इट इज़ 30। एंड हमारी हर रो हमने इनिशलाइज कर दी है कि एन टी होगा, जिसमें कि एन हमारा उसमें रोज में वो होने वाला है, कॉलम है ये हमारे, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारा बेस केस क्या है, बेस केस हमारा वही है फर्स्ट जंप। फर्स्ट जंप अपने देखा ही था कि पेरेंट वाले एरे से हम ले लेंगे जो भी हमारा ऊपर है, तो हमने बस अपना अप ऑफ 0 जो है, क्योंकि हमारे जे में हमारी वो है और रोज हमारी ये है, जे में हमारे नोट्स है, उसमें हमने सिंपल अपना पेरेंट्स वाला एरे से अपना जो भी अपने निकाल के अपने स्टोर कर लिए। ये वाली चीज़ आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ ही ली कि 5 का इमीडिएट एंसेस्टर कौन है, 4, 4 का 1, और ये क्या हमारे डायरेक्ट पेरेंट है। तो फर्स्ट रो हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमने बस ये फर्स्ट रो में स्टोर किया अपना पेरेंट ऑफ आई, वेयर डू यू लैंड आफ्टर 2 की पावर 0 विच इज़ 1, जंप फ्रॉम आई। नेक्स्ट अब देखते हैं इसी में आगे अब क्या करें, बाइनरी लिफ्टिंग का जो हमारा टेबल है हम उसे जो है अपना फिल करेंगे यहाँ पे। अब इसे फिल करने के लिए हमने क्या बोला कि हम हर रो में जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, लॉग आई प्लस प्लस हम करेंगे, फिर हर कॉलम में जाएंगे, हम यही तो करेंगे, हम हर रो को फिल करते हुए जा रहे हैं, फिर उसके हर नोड में जाएंगे। अब क्योंकि हम ऊपर ही तो चाहिए हमें, अगर नीचे वालों को तो अभी ज़रूरत ही नहीं, हमेशा हम ऊपर वाली रोज़ की हेल्प से अपना कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और हर रो में हम क्या देख रहे हैं, अप ऑफ आई कॉमा जे हमारा क्या है, अप ऑफ i-1 कॉमा अप ऑफ
i-1, आई होप आपको ये वाला लाइन समझ में आई होगी। मैं यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है आपको समझाने के लिए। ये जो हमारी लाइन है अप ऑफ i, ये हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि jth नोड जो है, jth नोड 2 की पावर आई जंप करने के बाद कौन सा अपना स्टोर करके रखेगा, पेरेंट मतलब कौन सा उसका एंसेस्टर होगा, कौन सा नोड उसका एंसेस्टर होगा, वो हमने यहाँ पे स्टोर किया। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी। और हमने क्या बोला था कि यार तू मत कर, तू अपने पेरेंट्स से जाके पूछ ले, पेरेंट से k-1 पूछ ले कि पेरेंट का k-1 क्या होगा। अब यहाँ पे k-1 तो नहीं होने वाला, क्योंकि k-1 हम तब कर रहे थे जब हम एक एक स्टेप ऊपर जा रहे थे, पर अब क्या कर रहे हैं हम 2 की पावर में ऊपर जा रहे हैं, तो k माइनस यहाँ पे 2 की पावर आई कुछ हम कर रहे होंगे, तभी तो हम ऊपर जा रहे थे। पहले हम सिर्फ एक एक एंसेस्टर ऊपर जा रहे थे कि ये अपनी ऊपर वाली रो से पूछो, अब हम डायरेक्टली 4 की जंप कर जाएं, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 2, हम 4 की जंप करके k-4 हम इतने ऊपर वाले से जाके पूछ रहे हैं। सो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। पहली चीज़ हमने देखा कि हम अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, पेरेंट से हमने पूछा i-1 हम गए कि भाई पेरेंट तू बता, और यहाँ पे हमें उसका पेरेंट भी तो देना होगा कि इस पर्टिकुलर नोड का हमारा पेरेंट है क्या, तो हमने उस पेरेंट को पास कर दिया यहाँ पे। आई होप ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ आई होगी। अब भी हम ऊपर वाली रो से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पर उनका रिप्रेजेंटेशन अलग है, वो 2 की पावर आई है तो वो डिपेक्ट अलग चीज़ कर रहा है, और ये क्या है, इसका पेरेंट है। क्या मतलब जो हमारा नोड था यूपी अप ऑफ i, इसका पेरेंट कौन होगा, जस्ट ऊपर वाला विच इज़ i-1, तो हाँ बस हमने यहीं पे वो चीज़ें पास किया। दिस मीन्स टू फाइंड द टू द पावर ith जंप फ्रॉम नोड j, फर्स्ट जंप टू द पावर i-1 फ्रॉम j, देन जंप टू द पावर i-1 अगेन फ्रॉम दैट लोकेशन। आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सो हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं, अप ऑफ 1, टू जम्प्स फ्रॉम i, अप ऑफ 2, 4 जम्प्स फ्रॉम i, एंड अप ऑफ 30, यहाँ पे आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना होइएगा, ये जे ही है, बस यहाँ पे हमने क्या है आई लिख दिया है। एक ही बात होती है, बाकी आप समझदार हो, आप समझ गए होगे। ये कॉलम है हमारे, हर नोड क्या है टू, अगर ये वाली रो है आप 30, ये रिप्रेजेंट करिए 2 to the power 30 जम्प्स के बाद हम आई पे कहाँ पहुँचेंगे। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सो इस तरीके से हम क्या बिल्ड कर रहे हैं अपने एरे को, हम अपने पेरेंट्स से पूछे जा रहे हैं और उसके हिसाब से हम अपने एरे को बिल्ड कर रहे हैं। हम कैसे क्या जंप कर रहे हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। उसके बाद क्वेरी करते हैं कि जब भी हमारी ith बिट अगर सेट है तो हम जंप करते हैं अप। कैसे करेंगे, हम अपना स्टार्ट करेंगे और जंप्स लेंगे। स्टार्ट हमारा वही जैसे हमें इनपुट में दिया गया था x, और जंप हमारी k है, कितनी हमें जंप्स करनी है, तो हमने करंट को स्टार्ट पे रखा, हमने स्टार्ट किया अपना लूप। हम बिल्कुल मतलब कि हर रो पे कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, हर रो पे मतलब कैलकुलेट मतलब ये हर रो नहीं है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि 5 को 101 से रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पे लॉग तक गए हुए हैं, हम 30 बिट्स सारी बिट्स को चेक करेंगे, जो भी सेट बिट्स होंगी हम सिर्फ उतनी जंप्स करेंगे। लाइक 5 को हम 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0 विच इज़ 4 + 1 पे हम जंप कराएंगे। तो हम पहले फर्स्ट एक जंप कराएंगे, हम देखेंगे अगर सेट बिट है वो, यहाँ पे आप आई होप आपको ये वाला क्लियर होगा जंप्स एंड, हम बस यहाँ पे सेट बिट चेक कर रहे हैं। 1 को हमने लेफ्ट शिफ्ट करके अपना चेक किया है, आई टाइम्स हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, जैसे कि 101 था, ये 001 करके हमने एंड लिया, तो 1 और 1 हमारा 0 है, बाकी सब कुछ हमारा 1 0 आ गया। तो यहाँ पे हमें नॉट 1, यहाँ पे अगर 0 वैल्यू आ जाती, सो 0 कब आती, जब यहाँ पे भी 0 होता, बट यहाँ पे 0 नहीं है तो 1 है, तो मतलब कि यहाँ पे सेट बिट है हमारी। अगर सेट बिट है तो हम अपना क्या है जंप कर जाएंगे ऊपर, करंट ऑफ अप ऑफ आई कॉमा करंट, जो भी हमारे फॉर एग्जांपल हमारी जो यहाँ पे अप ऑफ आई का मतलब क्या है, जो भी हम जितना जंप कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 आता तो मतलब हम 4 जंप कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने करंट दिया कि जो अभी हमारा नोड है पेरेंट है, उसके हिसाब से हम जंप करते हुए ऊपर जा रहे हैं बस। आई होप ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। बस हम ith बिट सेट देख के और ऊपर ऊपर करंट पे अपना जंप करते जा रहे हैं। बाकी ये हमारा मेन फंक्शन आता है यहाँ पे, फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए हमने ये यूज़ किया है। आपको फास्ट इनपुट आउटपुट ही यूज़ करनी चाहिए। अगर आप जावा का यूज़ कर रहे हो तो आपको बफर रीडर और फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए इस तरह के क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड यहाँ पे हमारे क्या है इनपुट और क्रिएट करना होगा हमें पेरेंट एरे। मैं यहाँ पे बस इनपुट को रीड कर रहे हैं, एन और क्यू हमारे दो इनपुट आए, पेरेंट्स का एरे हमने इनिशियलाइज़ किया। यहाँ पे हम करंट जो है जीरो बेस्ड इंडेक्स में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अपने काम को ईजी रखने के लिए आप 1 बेस्ड इंडेक्स में यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ की है। बस हमारी आई की वैल्यू एन तक जा रही है, प्लस प्लस आई हमने किया।
नेक्स्ट अपने पेरेंट्स को बिल्ड किया और बस अपनी क्वेरीज को क्या आंसर कर रहे हैं, हम बस अपने उसमें से क्वेरी कर रहे हैं। ए और के हमने लिया, कन्वर्ट किया जीरो बेस्ड इंडेक्स में ए को, और फिर आउटपुट जब कर रहे हैं तो +1 दोबारा से कर लेते हैं, जिससे कि हमारा वन बेस्ड इंडेक्स ही है ग्राफ, हमें आउटपुट तो उसी में देनी है। बाकी क्वेरी जो फंक्शन है ए कोमा के, वो हमारा आंसर दे ही देगा बिल्ड फंक्शन की हेल्प से। आई होप आपको ये वाली जो है पूरा एल्गोरिथम समझ में आया होगा। बाइनरी लिफ्टिंग का जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा, हम कैसे काम करते हैं बाइनरी लिफ्टिंग में। आगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जब बिल्ड कर रहे हैं तो n टाइम्स log k में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वो है जो हमारा एरे होने वाला है, बिल्ड एरे जो हमने अप एरे नाम दिया, वो उसकी लेंथ ही होने वाली है। तो n टाइम्स log k हमारा अपने आप ही हो गया। log k की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 30 जा सकती है, 10⁻10⁵ इंटू 30, तो हम ऑलमोस्ट ऑफ एन में ही काम कर गए। बाकी हर एक क्वेरी क्या है वो भी log k में काम करेगी, क्योंकि log k में का मतलब है कि अगर मतलब कि आपको पता ही होगा किसी भी नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने बिट्स लग रहे हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल लॉग ऑफ दैट नंबर कर देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कितनी उसमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बिट्स की हेल्प होगी। तो हम यहाँ पे तो सेफ चल रहे हैं, तो लॉग ऑफ के क्या है, यहाँ पे भी ऑप्टिमाइज्ड है लॉग ऑफ के। हमने तो 30 लिया हुआ है, हमने फिक्स किया हुआ है ये वाली चीज़ को। उसके बाद हमारी क्या, क्यू क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमें n+q log के हमारा आंसर लगेगा। सो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n टाइम्स log के अराउंड ही बैठेगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं, n ऑफ log के हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ग्राफ को, वो अप एरे जो है हमारा, अप एरे को स्टोर करने के लिए। आप एरे बोलो या डीपी एरे बोल लो, आप डीपी बोल लेना अगर आपको थोड़ा सा उस तरफ अच्छा करना है तो। एंड बाकी मैं एक बार और आपको ये क्या है, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। बाइनरी लिफ्टिंग हमारा कॉन्सेप्ट है, एज अ कॉन्सेप्ट क्या है। हमने देखा, हमने केथ एंसेस्टर की फॉर्म में इसे समझने की कोशिश की। केथ एंसेस्टर क्या बोल रहा है कि यार 4 से 3, 3 से 1 हम कैसे जा सकते हैं। तो एक तो तरीका है हम अपने पेरेंट में वही डीएफएस लगा लगा के करें, सो वो तो एफिशिएंट नहीं है, हमने देख ही लिया। हम बाकी क्या कर रहे हैं, हम एक टेबल को बिल्ड कर रहे हैं प्री प्रोसेस करने में। और हम क्या कहते हैं कि यार जो भी हम, अगर हमें थर्ड एंसेस्टर चाहिए तो हमारे हमें पेरेंट का सेकंड एंसेस्टर मिल जाए, मतलब कि k-1, तो उससे हमारा आंसर बिल्डअप हो जाएगा। तो हर रो क्या है, सेकंड रो फर्स्ट रो की हेल्प से आंसर दे रही होगी, थर्ड रो सेकंड रो की हेल्प से। तो इस तरह से हम अपना जो बिल्ड करते थे, पर हमें यहाँ पे के स्टेप्स करने पड़ गए। हाँ, तो जो जो हमारा ग्राफ है 10⁹ रोज होनी पड़ेंगी उसके लिए, तब जाके हम प्री प्रोसेस करके आंसर दे पाएंगे। तो वो फीजिबल नहीं है, तो वहाँ पे बाइनरी लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है। बाइनरी लिफ्टिंग क्या हमें एक आइडिया देता है कि यार हर नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है सम ऑफ की 2 की पावर के सम में। तो 2 की पावर के सम में हम हर नंबर को रिप्रेजेंट करके बस उतनी उतनी जंप कराएं। अब जैसे कि 5 है विच इज़ 4+1, तो या तो हम 5 जंप्स कराएं, 5 जंप्स ना करा के हम 4 जंप्स कराओ फिर 1 जंप करा ले, तो अपने हम डायरेक्ट जो एंसेस्टर है उस तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में भी देखा था, हमने 13 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया था, और फिर 13 इंडिविजुअल स्टेप्स ना लेके हमने 4 स्टेप्स जंप किए, फिर 8, 4 और 1, इस तरीके से हमने सिर्फ 3 स्टेप्स में 3 जंप्स में हमें आंसर मिल गया, विच इज़ लॉग ऑफ के में हमें क्वेरी करने में आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, प्री प्रोसेस डेटा में जो हमारी ये थी, अब हम नया एरे बनाएंगे जिसमें कि 2 की पावर आई रिप्रेजेंट हो रही होगी हमारे यहाँ पे के स्टेप्स में, हम उसी को स्टोर करके चलेंगे। बाकी हमने एल्गोरिथम अपनी देख ही ली थी, हम बिल्ड करते थे 2 की पावर 0, हमारी जो फर्स्ट कॉलम है वो बेस केस हमने यहाँ पे देखा। बाइनरी लिफ्टिंग की हेल्प से हमने अपने जो अप एरे को, डीपी एरे को अपना पूरा कंस्ट्रक्ट कर लिया। क्वेरी में भी हमने वही देखा, बस सेट बिट देखिए, अगर सेट बिट ऑन है तो हम बस ऊपर अपने पेरेंट में जाके ऐड करते हैं, मतलब कि यहाँ पे तो ऐड करते हुए जा रहे हैं, किसी किसी के केस में हमें प्लस भी करना होता है। कोड शेफ वगैरह में है इस तरह के प्रॉब्लम, आप चाहोगे तो मैं वो भी करा दूंगा। बाकी हमने अपना इनपुट आउटपुट प्रिंट किया, रीड किया, आंसर किया क्वेरीज को, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बाकी अगर आप अब भी सोच रहे हो कि यार प्लैनेट क्वेरीज में तो हम इस तरह से जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बस एंसेस्टर की फॉर्म में बता दिया, तो वो एक ही चीज़ है, एक ही बात है। या तो आप फॉरवर्ड जाओ या फिर आप ऊपर जाओ, क्योंकि आउटगोइंग एज जो है वो हमारी एक ही है, आउटगोइंग एज इज जस्ट वन। सो दोनों केस में ही एक ही बात बैठेगी, आप चाहे थोड़ा सा भी सोच के देखेंगे, और ये एसोसिएटिविटी की बात हो जाती है कि लाइक आप 5+1 कर लो या 4 कर लो तो एक ही बात होती है, लाइक a+b+c, या फिर b प्लस, या फिर a+b+c। सो वो एक ही तरह की चीज़ होती है, या तो आप फॉरवर्ड जा रहे हो या बैकवर्ड ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो उसमें मच देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस।
तो यहाँ पे आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे मैक्स की वैल्यू 30 क्यों ली, जो कि मैंने लॉग लिखा हुआ, आप मैक्स की वैल्यू लिख सकते हो। तो 2 की पावर 30 जो है नियरली 10 to the power 9 बैठती है। 2 की पावर 60 जो है एफिशिएंट है 10 to the power 18 के लिए, इसलिए हमने 30 लिया। क्या ये ट्री की और प्रॉब्लम्स को यूज़ कर हेल्प करता है? तो LCA जो है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो है प्रॉब्लम हमारी ट्री में आती है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और आपने मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन जो है एक एल्गोरिथम होती है, वो शायद आपने पढ़ी हो, तो उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। हम 2 की पावर्स में क्या अपने आंसर को डिवाइड कर करके उसकी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। एंड कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आप रीड कर सकते हैं LCA वगैरह में, ये हेल्पफुल होती है। सो हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं पे एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको जो भी पार्ट अच्छा लगता हो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जिसको भी सिर्फ सॉल्यूशन देखना था वो यहीं पे जा सकता है। बाकी मैं यहाँ पे आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी बता देता हूँ ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कैसे हेल्पफुल होता है। मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं जस्ट 1-2 मिनट में आपको आइडिया दे दूंगा। तो हम लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर में क्या करते हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा आपको सिंपल सा एक ग्राफ बना के चलते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ हुआ। हमें इसका और इसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ढूंढना है, जो कि ये होगा। ये मेरा u हुआ, ये कॉमा v हुआ। तो हम क्या करते थे, हम लेवल मेंटेन करते थे। सबका लेवल होता था कुछ, इसका लेवल 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7। सो हमने देखा कि यार इनका लेवल पहले डिफरेंट है, 5 है और 6 है। तो क्या डिफरेंस है? 1। अगर यहाँ पे मतलब कि k डिफरेंस होता तो हम क्या करेंगे, जो भी नीचे है मतलब कि v नीचे है तो उसे k जंप करवा के ऊपर ले आएंगे। अब उनका लेवल मान लो सेम हो गया, फिर हम क्या करेंगे, हम ऊपर ऊपर जंप कराएंगे, मैक्स जंप्स कराएंगे हम। मैक्स जंप्स क्या हुए, पहले हमने 30 की जंप करें, 2 to the power 30 की आई मीन। तो हमने देखा कि वो सेम है। अगर वो सेम है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो फिर 29 की जंप करा के देखेंगे। छोटे से एग्जांपल से देख कराता हूँ। हम 8 की जंप कराई, हमें सेम मिला, हम फिर 7 की जंप कराएंगे, हो सकता है सेम मिला। अगर हमें कहीं पे डिफरेंस मिला, मतलब कि हम यहाँ पर आ गए, तो हम ऊपर जाएंगे अपने नोड्स में, ऊपर चले जाएंगे इन वाली में, और फिर से हम यही वाला काम करेंगे। हम फिर से जंप करके देखेंगे जब तक भी हमें सेम मिलता है। इसी तरीके से ऊपर जा जाके, मतलब कि इस तरह हम क्या है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर वाली प्रॉब्लम भी के जंप्स ऊपर कर करके बहुत ही एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। और बाइनरी लिफ्टिंग का जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है वो वही है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर्स कैलकुलेट करना। बाकी आपने प्लैनेट क्वेरीज में भी देख लिया है कैसे हम सॉल्व करेंगे, बिल्ड एरे वगैरह आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी से आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट तो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।